अगली बार जब आप किसी भिखारी को इधर उधर घूमते हुए देखें या फिर किसी भिखारी को भीख में कुछ पैसे या कुछ देने वाले हों, उससे पहले जरा मेरी इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। बात है आंध्र प्रदेश की। कुछ ही सालों पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में कुछ बैगिंग गैंग्स को पकड़ा गया है, जिससे छानबीन में पता चला कि ये लोग बैगिंग माफिया हैं, जो कि रूरल एरिया से बच्चों को किडनैप करते हैं और उनसे 300 रुपए पर डे की रेंट से भीख मंगवाते हैं सड़कों पे। और यही एक शॉकिंग बात नहीं है, इससे ज्यादा शॉकिंग एक रिपोर्ट और आई जिसमें पता चला कि तो आपने अक्सर कुछ महिलाओं को देखा होगा जो कि एक छोटे बच्चे को गोदी में लेके भीख मांगती हुई घूमती हुई दिखेंगी, और वो बच्चा आपको अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम सोता हुआ मिलेगा। तो रिपोर्ट में बताया गया कि उस बच्चे को स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं ताकि वो बच्चा पूरे दिन सोता रहे और रोए नहीं और वो महिला आसानी से भीख मांग सके। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि देश में 4 लाख से अधिक भिखारी हैं और हर साल 4000 से अधिक बच्चे किडनैप या गायब होते हैं, जिनको ये बैगिंग माफिया लोग रूरल एरिया या किसी सिटी से किडनैप करके अलग अलग शहरों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टेम्पल, मस्जिद हर जगह ले जाकर छोड़कर भीख मंगवा सके। इन सब के बावजूद एक शॉकिंग रिपोर्ट और आती है जिसमें बताया जाता है कि कई भिखारी तो इतने ज्यादा रिच हैं कि वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, जो कि हमारी सोच से काफी परे है। लैपटॉप भी हैं कुछ लोग के पास में, स्मार्टफोन्स भी हैं, आईफोन्स भी हैं। अभी हम इन भिखारियों से निपटे नहीं थे। भिखारियों की एक नई कैटेगरी आई है जिसमें वो डिजिटली आके भीख मांगते हैं, जिनको हम कहते हैं ई बेगर्स, ऑनलाइन भिखारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रियलिटी बिहाइंड दिस भिखारी माफिया। तो आप जरा इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये मैप दर्शाता है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पर 1 लाख लोगों पर अलग अलग राज्यों में भिखारियों की संख्या को, जहाँ पे आप क्लियरली और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और आसाम में भिखारियों की संख्या सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक है। और वहीं इसी मैप के अनुसार बताया गया था कि पूरे भारत में भिखारियों की संख्या 4 लाख से अधिक है और जिनमें से काफी सारे एजुकेटेड और डिग्री होल्डर्स हैं। तो वहीं थोड़ा और डीप में जाकर बात करें तो भारत में भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति काफी सालों से चलती आ रही है। अगर बात करें प्राचीन भारत की, जहाँ पे हमारे बौद्ध भिक्षुक, साधु, संत सब के सब लोग भिक्षा लिया करते थे। इवन हर धर्म में कोई ना कोई माध्यम होता था जिसके जरिए लोग दान दिया करते थे या भिक्षा दिया करते थे, वो चाहे चैरिटी हो या फिर कोई अन्य वे। इवन ब्राह्मण लोग तो काफी समय से भिक्षा लेते आए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति या प्रॉपर्टी को गरीबों में दान दे दिया था, जिसके चलते वो अपना पेट और भरण पोषण करने के लिए भिक्षा लिया करते थे। लेकिन यहाँ भी हमें इन दो चीजों भिक्षा और भीख में अंतर को समझना होगा। इनके बीच एक फाइन लाइन है जिसको समझना जरूरी है। बात करें प्राचीन समय की, तो प्राचीन समय में भिक्षा वो लोग मांगा करते थे जो या तो कोई धार्मिक उद्देश्य के लिए कोई धार्मिक काम कर रहे हों, या कोई स्पिरिचुअल गुरु है, या फिर जो एजुकेशन देने का काम कर रहे हों, या फिर वो स्टूडेंट जो गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे, वो लोग भिक्षा लिया करते थे। और उनकी भिक्षा लेने का पीछे का उद्देश्य धन संचय या फिर पैसा इकट्ठा करना नहीं हुआ करता था। वो सिर्फ अपना पेट भरने, भरण पोषण मात्र के लिए ही भिक्षा मांगा करते थे। और ऑलमोस्ट सब धार्मिक व्यक्तियों को भिक्षा दी भी जाती थी, क्योंकि उस समय भिक्षा देना हमारा धार्मिक कर्तव्य माना जाता था, जिसके चलते उस चीज को लोग काफी शिद्दत से फॉलो किया करते थे। वहीं आज के समय की जो भीख है वो उस समय की भिक्षा से काफी अलग है, क्योंकि आज के समय की भिक्षा किसी धार्मिक कारण से नहीं बल्कि सोशल प्रॉब्लम के कारण उत्पन्न हुई है। वहीं आप लोग कहोगे कि लोग भिखारी बनते ही क्यों है, तो इसके पीछे काफी सारे कारण है। सबसे पहला कारण है गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आज के समय में भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा कारण है। अक्सर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी के चलते या काम ना मिलने के कारण शहरों में नौकरी ढूंढने आते हैं, और जहाँ पर भी उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है और निराशा हाथ लगती है, जिसके चलते पेट भरने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और वो फिर लास्ट में एक ही काम करते हैं, वो है भीख मांगकर पेट भरने का। वहीं इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। कुछ लोग हैं जो कि अच्छी नौकरी पाने के चक्कर में चंगुल में फंस जाते हैं इन बैगर माफिया लोगों के या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोगों के चक्कर में। अगर एक उदाहरण से समझाऊं तो बात है 2022 की। एक लड़का जिसका नाम था सुरेश मांझी, जो कि बिहार से दिल्ली आया था एक अच्छे काम की तलाश में और अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए, एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए। काफी दिनों तक नौकरी ढूंढता रहा, कोई नौकरी नहीं मिली, जिसके चलते वो निराश होकर एक दिन कहीं बैठा था और एक व्यक्ति आता है और उससे वादा करता है एक अच्छी नौकरी दिलाने का, और उसे दूसरे दिन एक पुल के नीचे आने के लिए कहता है। और जैसे ही सुरेश दूसरे दिन सुबह सुबह उस पुल के नीचे जाता है, उसे किडनैप कर लिया जाता है इन बैगर माफिया लोगों के द्वारा और उसे बुरी तरीके से पीटा जाता है। उसके बाद उसकी फैमिली के बताए अनुसार उसकी आंखों में कुछ केमिकल डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अंधा हो जाए और वापस ना जा सके, और फिर उसे छोड़ दिया जाता है रेलवे स्टेशन पे भीख मांगने के लिए। साथ ले जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया।
जहां पर जहरीले इंजेक्शन लगाए गए। तो ये तो मात्र एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके चलते वो लोग इनके चक्करों में फंस गए और आज भी भीख मांग रहे हैं। दूसरा रीजन है डिसेबिलिटी। काफी सारे लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, वो डिसेबल्ड हैं, कोई भी काम करने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते उन्हें अपना पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए ही जस्ट भीख मांगना पड़ता है, जिसका फायदा भी काफी सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग उठाते हैं, क्योंकि जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बच्चों को जानबूझकर डिसेबल कर देते हैं ताकि लोग इन पे दया करके अच्छी और ज्यादा भीख दे सकें। तो ये तो थे कारण कि लोग भीख मांगते क्यों हैं। तो इन भिखारियों में भी अलग अलग तरह की कैटेगरियां होती हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बेगर्स। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है, एक महिला होती है जो कि एक छोटे बच्चे को गोदी में लेकर सिग्नल्स और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आपको ऑलमोस्ट टाइप भीख मांगती हुई दिखेगी। और जो बच्चा उसकी गोदी में होता है वो बहुत छोटा होता है और अक्सर सो रहा होता है। तो कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनके अनुसार बताया जाता है कि ये लोग इन बच्चों को स्लीपिंग पिल्स देते हैं ताकि वो बच्चा सोता रहे और रोए नहीं और वो महिला पूरे दिन आसानी से भीख मांग सके। उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी के भिखारी होते हैं जो कि ट्रांसजेंडर होते हैं, जो कि फायदा उठाते हैं हमारे फियर का, दुआओं का, बददुआओं का। तो हम लोग मात्र ये सोचकर कि हमें बददुआ ना दे दे, हम लोग उसे कुछ पैसे दे देते हैं और ये इस तरह की कैटेगरी अक्सर आपको ट्रेन या रेलवे स्टेशन पे मिलती है। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी और है भिखारियों की, वो है रिलीजियस भिखारी। ये लोग फायदा उठाते हैं हमारी रिलीजियस चीजों का, हमारी आस्थाओं का, हमारे विश्वास का। इवन कुछ भिखारी तो ऐसे देखने को मिले हैं जिन्हें गायत्री मंत्र तक नहीं आता और सनातनी कपड़े पहनकर आपको अक्सर भीख मांगते हुए दिखाई दिए हैं। चाहे बोलो नहीं, पहले गायत्री मंत्र सुना, पहले मेरे को नहीं, बहुत मारूंगा, माँ कसम बोल रहा हूँ, मारना चालू करूंगा अभी, तुरंत मारना चालू करूंगा। गायत्री मंत्र सुना पहले, सुना जल्दी। 2 मिनट ठहरो यार, गायत्री मंत्र आपका, आप ऐसे यार संतों को भगवान देते हैं। सुनाओ तो भगवान, अरे बात तो सुनो, मार दूंगा अभी। 2 मिनट वाली बात तो सुनो यार। 100 रुपया दूंगा। हाँ गायत्री मंत्र सुनाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ, 100 रुपया दूंगा, सुनाओ जल्दी। ओम ब्लूम भवे शिवाय। वहीं अगर आपने YouTube खोलकर कुछ वीडियोस को देखा होगा जिसमें आपको कुछ बेगिंग फैमिलीज मिलेंगी जो कि किसी फॉरेनर से या किसी व्यक्ति जो पे वहाँ पे घूम रहा होगा उससे मांगेंगे कुछ सामान, और जैसे ही वो व्यक्ति उसको सामान किसी पैकेट में या फिर ऑयल वगैरह पैक्ड बोतल में देके चला जाता है, उसके जाते ही वो उस पूरे के पूरे सामान को रीसेल करके उसके बदले ले लेते हैं पैसे। तो ये बात हो गई भिखारियों के प्रकार की, किस किस टाइप के भिखारी होते हैं। अब एक सवाल हमारे दिमाग में आना लाजमी है, वो ये है कि ये बच्चे इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर बेगिंग माफिया के लोगों के चंगुल में फंसते कैसे हैं। तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 4000 से अधिक बच्चे किडनैप या गायब हो जाते हैं, जो कि इन लोगों को रूरल एरियाज या फिर किसी सुनसान जगह से किडनैप करते हैं और फिर लाकर इन्हें छोड़ देते हैं अलग अलग शहरों में भीख मांगने के लिए। वहीं आपका एक क्वेश्चन होगा कि क्या ये बच्चे यहाँ से भाग नहीं जाते? तो नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लत लगा दी जाती है ड्रग्स की या फिर कुछ ऐसी चीजें, कुछ लोगों को डिसेबल कर दिया जाता है, कुछ की आंखों में केमिकल इंजेक्ट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये जा नहीं पाते और वहीं जिंदगी भर के लिए फंस के रह जाते हैं, जिन्हें एजुकेशन और शिक्षा की जानकारी कभी भी नहीं दी जाती है। जहाँ पे एक उदाहरण देखने को मिला था कलकत्ता का, जहाँ से एक बच्चा उन बेगिंग माफिया के चंगुल से भागने में सफल हो गया था और उसके बाद उसने बताया था कि ये सब उनके साथ किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये बेगिंग माफिया लोग बच्चों को दुबला पतला और कम खाना देते हैं ताकि लोग उन पे दया करके उन्हें ज्यादा भीख या फिर ज्यादा पैसे दे सके। और इसके बाद एक शॉकिंग बात और जानने को मिली कि ये बेगिंग माफिया लोगों की जो गैंग है उनमें से अक्सर काफी सारे लोग एक दूसरे से मिले होते हैं। इवन काफी लोगों के तो एरियाज भी डिसाइड होते हैं कि इतने सारे एरिया में तुम्हारी गैंग भीख मंगवाएगी और उतने सारे एरिया में हमारी। इवन ये गैंग लीडर्स और इन गैंग के लोग अपने एक एक भिखारी पर नजर रखते हैं ताकि वो कहीं चले ना जाएं। इन लोगों को उन एरिया की पूरी तरह जांच होती है कि कौन सी जगह पे ज्यादा अच्छी भीख मिलेगी और कौन सी जगह कम अच्छी, और बच्चों को ज्यादा भीख मिलेगी, बड़ों को कम। तो ये अक्सर उन लोगों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद, मार्केट ऐसी जगहों पर ज्यादा फैला के रखते हैं क्योंकि वहाँ पे ज्यादा भीड़ वाले प्लेसेस होते हैं और जहाँ ज्यादा लोग होने की वजह से वो ज्यादा भीख या ज्यादा पैसे इकट्ठे कर पाते हैं। इस तरह ये सब लोग बड़ी प्लानिंग के साथ और चतुराई से अपना पूरा का पूरा रैकेट चलाते हैं। और वहीं इस चीज को रोकने के लिए और इस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले लोगों के द्वारा कुछ रेस्क्यू मिशन भी चलाए गए हैं और उसमें काफी सारे ऐसे बच्चों और महिलाओं को रेस्क्यू भी किया गया है जिनसे जबरदस्ती मार पीट कर भीख मंगवाई जा रही थी। इसमें एक उदाहरण देखने को मिला 2023 में, जिसमें बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों ने मिलकर एक रेस्क्यू मिशन चलाया था और जिसके चलते वहाँ पे उन्होंने लोगों को इस जाल से रेस्क्यू किया था। वही बात आती है कि इन भिखारियों में से भी कुछ भिखारी ऐसे देखने को मिले हैं जिनकी इनकम देखकर आप शौक हो जाओगे, जो कि बहुत ज्यादा अमीर है। अगर बात करूँ एक उदाहरण के तौर पर तो ये है मौलाना खान, जिनके पास लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो कि सुनने में भी अनबिलीवेबल लगती
करता है, जो कि एक ऐसे भिखारी हैं जो रोज ऑटो से सुबह मुंबई के अंधेरी वाले क्षेत्र में आकर काफी सालों से भीख मांग रहे हैं। अगर बात करूं एक और उदाहरण की तो मिलिए मिस्टर फरजाना से। ये हैदराबाद में आलीशान प्रॉपर्टी या फिर फ्लैट की मालकिन है। और अगर बात करूं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो जो कि MBA डिग्री करी हुई है, जो कि एक समय पे लंदन में अकाउंट ऑफिसर भी रह चुकी है और अब काफी सालों से आकर यहाँ पे इंडिया में भीख मांगती है। और ये तो मात्र मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि भीख मांग मांग कर रिच हो गए हैं। बट इतनी सारी ये सब बातें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि सब के सब जितने भिखारी होते हैं वो फ्रॉड होते हैं, फिर किसी गैंग का हिस्सा ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जेन्युइनली भीख मांगते हैं, जिनकी जरूरत है वो अपना पेट भरते हैं, कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे इसका नेगेटिव साइड भी है, लेकिन इस चक्कर में हमें उन लोगों को अवॉइड नहीं करना चाहिए जो सच में नीडी है या फिर जिनको जरूरत है और जो रियली डिजर्व और जिनका खाने की पूर्ति होनी चाहिए। वहीं आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सरकार कुछ क्यों नहीं करती इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बैगिंग माफिया लोगों के खिलाफ। तो कुछ ही सालों पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि जब भी सरकार और पुलिस कुछ करने का प्रयास करती है या फिर इन बच्चों को रेस्क्यू करने जाती है तो ये लोग उनके माता पिता बन के पहुँच जाते हैं और इन्हें ले जाने नहीं देते हैं। और इन लोगों के पास ना कोई आईडी होती है, ना कोई पहचान, और सरकार के पास अन्य कोई तरीका भी नहीं होता है कि वो इस चीज का पता लगा सके कि ये लोग सही बोल रहे हैं या गलत, जिसकी वजह से ये चीजें वहीं के वहीं चलती रहती हैं और जिसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। तो अभी हमारी सरकार भिखारियों की इस कैटेगरी से तो निपटी नहीं थी कि भिखारियों की एक नई कैटेगरी आई है जिन्हें हम कहते हैं ऑनलाइन भिखारी, ई बेगर्स, जहाँ पे सोशल मीडिया का एक अच्छा यूज होना चाहिए था। ये लोग ऑनलाइन आकर लोगों के साथ स्कैम करते हैं। तक चैनल वालों का दिमाग सटाया गया कि भाई पागल हो गए कि क्या लिख रहे देखना, ऑनलाइन भिखारी गोविंद यूट्यूब पर लाइव आकर QR कोड से भीख मांगता है। ओ सर जी ऐसा ये लोग एक QR कोड लेकर बैठ जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग ऐसी शायरी सुना रहे होते हैं जिनका कोई सेंस और लॉजिक ही नहीं होता है। 8 रुपए का सपोर्ट करते हैं भाई। एक शायरी है दोनों भाई के लिए कि अगर कोई आपसे बिछड़ जाए और भाई और वो अगर आपको ढूंढे, अगर भाई आपने किसी से प्यार किया है और उसने भी आपसे प्यार किया है और वो इंसान आपको ढूंढ और कुछ लोग एक QR कोड का स्कैनर बॉक्स लेकर 1-1 रुपए देने वाले लोगों का नाम अनाउंस कर रहे होते हैं। ये किसी टूटे फूटे घर या झोपड़ी में जाकर लाइव स्ट्रीम ऑन कर लेते हैं और जहाँ पे कोई सो रहा होता, कोई बैठ रहा होता और कोई पढ़ाई करने का नाटक कर रहा होता है। वहीं कुछ अंकल आपको लाइव स्ट्रीम पर बिना कुछ बोले पढ़ते हुए मिलेंगे, जो कि पेजों को इधर से उधर पढ़ते हुए रहते हैं और रूम रेंट के नाम पर 50 रुपए मांग रहे होते हैं। और जहाँ आप उनकी उम्र को देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसमें फॉर्म भरने की उम्र का होगा, और जो अक्सर चुपचाप बैठकर UPSC की तैयारी के नाम पर रूम रेंट का बहाना देकर स्कैम के नाम पर लोगों से पैसा ले रहे होते हैं। जब आप इन लोगों को देखोगे तो ये काफी सक्षम है, इनके पास फोन है, इंटरनेट है, काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इनके पास काम करने की नीयत नहीं है, जिसके चलते ये ऑनलाइन आकर भीख मांगते हैं। और अब आखिरी में आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें कोई भिखारी दिखे या कोई गरीब इंसान दिखे उसे पैसे देने चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? तो अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो हमें उस चीज को ध्यान से देखना चाहिए कि कोई कहीं इन बैगिंग गैंग के चक्कर में तो नहीं फंसा हुआ है, पैसा उसके पास डायरेक्टली जा रहा है या फिर हमारे पैसे का मिसयूज हो रहा है। लेकिन यह बात भी हमारे लिए अक्सर इम्पॉसिबल होगी पता लगाना कि कौन सच में जेन्युइनली भिखारी है और कौन नहीं। इस समस्या का सोल्यूशन ये है, हमें इन भिखारियों को पैसे देने के बजाय कुछ कपड़े या खाना खिला देना चाहिए, जिससे उनकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और हमारे पैसे का मिसयूज या फिर गलत जगह भी नहीं जाएगा। एंड अगर आप उनको कोई सामान या पैकेट या दुकान से कुछ सामान दिलवा रहे हो तो पैकेट को खोल कर दीजिए ताकि ये लोग उसको रीसेल ना कर सके और वो चीज उनके काम आए, खाने पीने के काम आए। तो आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।